स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फ्यूचर टू यू में। और आज का जो टॉपिक आप सभी के लिए लेके आए वो हम लेके आए हैं क्लास 9 से डिस्कवरीज की बात करेंगे। डिस्कवरीज मतलब किस किस तीन चीज़ों की डिस्कवरी की बात करेंगे कि एक है हमारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे, एक प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे और एक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम था जे थॉमसन, ठीक है। और उन्होंने इसको डिस्कवर कैसे किया, जब उन्होंने एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, तो उसमें से उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का उनको पता लगा, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिनके पास नेगेटिव चार्ज था। तो ऐसे में जो यहाँ वहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज थे उन्होंने उसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है हमारे पास -1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी, मतलब कुलाम, ठीक है। चार्ज का जो ऐसा यूनिट होती है वो सी होती है, मतलब कुलाम होती है। और मास उसका था जो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो ये था उसका मास। फिर आती है प्रोटॉन। प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले ई गोल्डस्टीन थे और इसको इन्होंने डिस्कवर किया एक एनोड रेज कहें या फिर कैनाल रेज कहें। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिटेक्ट किया कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको उन्होंने उसका नाम दिया प्रोटॉन। उन्होंने उनका नाम दिया प्रोटॉन और प्रोटॉन दिया। फिर उसको जो चार्ज था उन्होंने चार्ज बताया उसका 1+1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। इधर देखो ये नेगेटिव चार्ज था इसके ऊपर, इसलिए माइनस का साइन रखा हुआ हमने, और इधर पॉजिटिव चार्ज था इसलिए पॉजिटिव साइन रखा हुआ है। तो अब और मास इसका जो हमें दिया वो दिया कि 1840 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जितना भी मास है उसको 1840 से गुणा कर दो तो मास ऑफ प्रोटॉन निकल जाएगा, या फिर 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ये रहेगा। ये तो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को ज़रूर याद रखना। और आगे आता है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले थे जे चैडविक, ठीक है, जे चैडविक। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने लाइटर एलिमेंट्स जो कि लाइटर एलिमेंट्स को जैसे लाइटर एलिमेंट्स लिथियम के हो गए या बोरोन के हो गए, इन एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल्स के साथ में बॉम्बार्ड कराया। बॉम्बार्ड जब उन्होंने कराया तो उन्होंने देखा कि एमिशन ऑफ न्यू पार्टिकल्स हैविंग जीरो चार्ज। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं वो निकल रहे हैं जिनके पास में ज़ीरो चार्ज है और हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। उनका जो मास था वो प्रोटॉन के बराबर, लगभग बराबर था। तो उन्होंने उसको नाम दिया, ये जो पार्टिकल्स जो निकल रहे थे जिनका जीरो चार्ज था उनको उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ध्यान रखना कि न्यूट्रॉन जो होते हैं ये प्रोटियम आइसोटोप में, हाइड्रोजन का जो प्रोटियम आइसोटोप होता है उसके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक और इस टॉपिक को आगे हम लेके चलते हैं। फिर इसके बाद कुछ और टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि अब एक टॉपिक है हमारे पास में एटॉमिक नंबर नाम का एक टॉपिक है। एटॉमिक नंबर के बारे में हम बात करेंगे कि एटॉमिक नंबर ये होता क्या है। देखिए अब एटॉमिक नंबर की बात करें हम तो एटॉमिक नंबर पढ़ने में ही समझ में आ रहा है कि एटम का नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर पढ़ने में हमको समझ में आ रहा है कि एटम का नंबर होगा कुछ ना कुछ। तो एटॉमिक नंबर की एक डेफिनेशन मैं आपको देता हूं कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन lying in the nucleus of any atom is called atomic number, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइंग इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम के अंदर जो एटम में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन होते हैं, जितना भी उसका प्रोटॉन्स का नंबर है वही उसका एक एटम का एटॉमिक नंबर होता है, वही एटम का एक एटॉमिक नंबर होता है। एन एटम इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। इन एटॉमिक नंबर जो होता है, ये एक एटॉमिक नंबर जो होता है ये क्या होता है, ये आइडेंटिटी ऑफ एटम होता है। आइडेंटिटी बोले तो इसका पहचान पत्र मानो, आधार कार्ड मानो, चाहे कुछ भी मानो, ये इसकी आइडेंटिटी होता है।
एटॉमिक नंबर जो होता है ये इसकी आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, जैसे हम सबका क्या होता है, हमारा सबका आधार कार्ड होता है, पहचान पत्र होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, पैन कार्ड होता है, ये सब आइडेंटिटी में हम आते हैं। तो आइडेंटिटी में अब इसकी आइडेंटिटी के लिए हम एटॉमिक नंबर को मानते हैं कि एटॉमिक नंबर इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर हम एटॉमिक नंबर चेंज करेंगे तो वो एटम चेंज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर चेंज करेंगे तो एटम चेंज हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर जो होता है हम इसको डिनोट पता है किससे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय Z। ठीक है, Z से हम डिनोट करते हैं, Z का नंबर Z जो होता है असलियत में Z जो होता है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन होंगे उतना ही Z होगा। ठीक है, फॉर अ न्यूट्रल एटम नो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। एक जो न्यूट्रल एटम जो होता है उसके लिए ना तो प्रोटॉन ना इलेक्ट्रॉन बराबर होते ही। नो फॉर अ न्यूट्रल एटम नो नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम जो होता है उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर मिलेगा हमको। ठीक है, फिर आता है हमारे पास मास नंबर। एक और हमारे पास टॉपिक आता है जो कि है हमारे पास मास नंबर। ये एटॉमिक नंबर था, अब हम बात करेंगे मास नंबर की। ठीक है, देखो मास नंबर क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, अब ये क्या होता है, इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन lying in the न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर में जो भी किसी भी एटम के अंदर में जितने भी जितने न्यूक्लियस में जितने भी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं, इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमको निकलता है मास नंबर। ठीक है, तो हमको निकलता है मास नंबर। अब मास नंबर का एक फॉर्मूला होता है, मास नंबर का फॉर्मूला हम जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए। ठीक है, मास नंबर को हम ए से डिनोट कर सकते हैं और इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल, अब एक और चीज़ याद रखना, किसी भी चीज़ को जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम रिप्रेजेंट जब करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जब एक सिंबल होता है किसी भी एलिमेंट का, मान लो सिंबल है ई। ठीक है, और इसमें ऊपर ए है नीचे जेड लिखा हुआ है, तो हमेशा याद रखना कि जो जेड होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और नीचे क्या होता है, जेड जो नीचे वाला जो होता है वो होता है हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, और जो ए होता है वो होता है हमारा पास मास नंबर, वो क्या होता है, मास नंबर। ठीक है, और जो ई जो है ये हमारा एलिमेंट है, ई क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, मान लो कि कहीं पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि Al मतलब एल्यूमिनियम ऊपर 27 लिखा हुआ है, नीचे 13 लिखा हुआ है, ऊपर 27 लिखा हुआ है, नीचे 13 लिखा हुआ है, तो देखो Al क्या है, ये तो एलिमेंट है ना। अब ऊपर क्या होता है, जैसे अभी हमने बताया ऊपर होता है मास नंबर, क्या होता है, मास नंबर, और नीचे क्या होता है, नीचे होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर, क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर की हमने बात की इस बार इस टॉपिक में। इसके बाद आगे चलेंगे, आगे और आपको चीज़ें बताएंगे
जैसे कि अब हम एक और चीज़ आपको बताते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि उसके नील बोर्ड्स के मॉडल के बारे में बताया था, जिसमें डिस्टिंग। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो जो शेल होते हैं उन शेल्स को हम किस हिसाब से भरते हैं। तो देखो, अब बोरबरी के जो स्कीम थी उसमें हमें क्या करना था कि शेल्स भरने थे। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स, ठीक है। अब वेरियस शेल्स जो हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल इज डन इन अकॉर्डेंस विद बोर्ड्सबरी स्कीम। बोर की खुद उन्होंने जो होता बोर्ड्सबरी स्कीम दी थी उन्होंने, उसके हिसाब से हम शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये स्कीम क्या थी, इस स्कीम को हम समराइज करते हैं कि देखो इस स्कीम में ये था, पहला पॉइंट जो इस स्कीम में ये था कि द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज डन इन अकॉर्डेंस टू 2n², ठीक है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज डन इन accordance to 2n², इसे याद रखना 2n², जिसमें कि n जो है वो n क्या है, नंबर ऑफ शेल है, ठीक है। नंबर ऑफ शेल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन एकोमोडेट इन द पर्टिकुलर शेल, ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लो इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n 1 है तो दैट इज k शेल, मतलब k शेल हो गया ये, ठीक है। अब ये k शेल हो गया। अब इसमें हम 2n² यदि लगाएं तो 2 इंटू 2 1 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2n²। यहाँ पे हम करेंगे n की जगह पे हमें रखना है 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2n²। अगला, इफ n इज इक्वल टू 2, अगर n 2 है तो दैट इज के l शेल। अब l शेल हो जाएगा हमारे पास। अब ये 2n² से हमने किया तो n की जगह पे 2 आएगा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अगर n इज इक्वल टू 3 हो दैट इज m शेल के l m n शेल, ठीक है। तो इसमें 2n² हमने लगाया तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि तीसरे वाले शेल में हम कितने भर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अगर n इज इक्वल टू 4 हो तो इलेक्ट्रॉन n शेल हो जाएगा ये तो, और n शेल होगा तो 2n² लगाएंगे तो फिर 2 इंटू 4 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब हम पहले जो k शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, n शेल है उसमें हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, l शेल है उसमें 8, m शेल में 18 और n शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। मतलब पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। तो इतने ऐसे करके हम इतने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इफ़ द आउटर मोस्ट शेल कांट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स while second last shell can't have more than 18 electrons even though they may have capacity to hold more electrons. For example, तो इसमें हम लास्ट में 32 भर सकते हैं, इसमें 18 भर सकते हैं, इसमें 8 भर सकते हैं और इसमें 2 भर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे
आगे कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।